हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा आयोजित जो 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर हुआ है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस श्रृंखला में हमने एक क्लास देख चुके हैं। हमने पिछले 50 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। इस प्रश्न पत्र के द्वारा हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आयोग किस तरीके की रूपरेखा लेकर के चल रहा है। भविष्य में जो आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाएं हैं, जो आयोग आयोजित करवाएगा, वो किस तरीके की हो सकती हैं, उनका कंटेंट कैसा हो सकता है, किस सब्जेक्ट से कितना पूछ सकता है, पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो उसको समझने में हमको आगामी परीक्षाओं के लिए काफी सहायता मिलेगी। तो उसी सीरीज में अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास उसके आगे का क्वेश्चन है। इसमें भी ये देखिए, अभिकथन और कारण दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस बार के पेपर में अभी तक जितने क्वेश्चन करते आए हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, एक कालक्रम पूछा है कि उनको डिटेल से लगाइए, कौन सबसे पहले हुआ था, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। दूसरा आपका अभिकथन और कारण, और तीसरा 4 ऑप्शन देकर के 2 3 3 4 4 1 या 2 इस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। पहला अभिकथन है, ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें एक कथन है और रीजन है। इसमें कह रहा है सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, और वर्तमान के विकास को सतत विकास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है किस तरह का डेवलपमेंट जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण ना हो, जो हमारे संसाधन है वो अगली पीढ़ी के लिए बचे रहें, उनका आवश्यकता से अधिक दोहन ना हो। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, कि आज हम इतना विकास ना कर लें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, अभिकथन ये। अब इसका कारण क्या बता रहा है, एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। कारण पूरी तरीके से गलत है। जो एजेंडा 21 आया था ये कहाँ हुआ था, जिसको रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये कब हुआ था, 1992 में। ये आपका 1992 में आयोजित किया गया था, ना कि 1995 में। इसीलिए ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें जो इंपॉर्टेंट था यही था कि रियो डी जेनेरियो एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो इसका संबंध आपका 1992 के आपके रियो डी जेनेरियो, जिसको रियो स्टेटमेंट में बोलते हैं, उससे संबंधित है। उसी को एजेंडा 21 कहा गया था, जो कि किससे संबंधित था, सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, इधर आपके पुलित्जर अवार्ड कैटेगरी दी है। पुलित्जर अवार्ड आप लोगों को पता ही होगा, काफी डेकोरेटेड अवार्ड है। इधर आपके अवार्ड इन 2025 दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका आंसर होगा बी। फिक्शन का किसको दिया गया, आपके पर्सिवल एवरेट को। ये आपका जो संगीत है, संगीत का दिया गया सूसी इबारा को। संगीत का आपको सूसी इबारा को दिया है। जीवनी का जाता है आपका जेसन रॉबर्ट्स को, और ड्रामा नाटक ब्रेंडन जैकब जेनकिंस। तो ए का 4th, बी का 3rd, और सी का 1st, और ड्रामा का ब्रेंडन जैकब जेनकिंस। अगर आप लोगों ने इस साल करंट अफेयर में रिवॉर्ड्स वगैरह पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम लोग टफ क्वेश्चन की श्रेणी में ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बायोलॉजी से है। साइंस के पाचन, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है। पहला आपका काइमोट्रिप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, ये भी गलत है, तीसरा है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है, ये प्रोटीन के पाचन को स्पेशली आपको पचाने में मदद करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें भी वही देखिए, अभिकथन हो गया और कारण हो गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। एजुटेशन है, बिल्कुल सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। जो भारत में इसकी ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है, और जो कार्यपालिका है वो आपकी व्यवस्थापिका के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी होती है। इसका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, आर्टिकल अनुच्छेद 75 से। ये अनुच्छेद 75 से संबंध रखता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका लिपुलेख, ये कहां पे बोल रहा है, लद्दाख में।
अगला है आपका नाथुला, ये कहाँ कह रहा है, सिक्किम में। अगला है आपका बोमडिला, ये बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। चौथा है आपका सिपकिला, ये कहाँ बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका लिपुलेख। लिपुलेख ये आपका लद्दाख में ना स्थित होकर के कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। बाकी तीन ये आपका कहाँ स्थित है, लद्दाख में ना होकर के कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड के किस जिले में, चमोली जिले में। ये आपका दर्रा कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड के आपके चमोली जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ पे जिला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग सिर्फ उत्तराखंड के नाम से याद रखिए। ये आपका लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। तो कौन सा सही होगा, केवल एक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास फिर से पॉलिटी का है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। प्रियम्बल से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता और गणतंत्र। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सोशल और सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दो वर्ड जोड़े गए थे। तो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। सही उत्तर आपका क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी। और ये कब जोड़े गए थे आपके, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं, 1976 में। इसमें आपके सोशलिस्ट सेकुलर के अलावा आपका एक वर्ड और जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये तीसरा वर्ड आपका एक और जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाज में भारतीय संविधान की प्रियम्बल में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें इधर सम्राट दिए हैं, इधर इनका मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसमें पहला बाबर, बाबर का कहाँ स्थित है, आपका काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। हुमायूं का दिल्ली में। आपके जहांगीर का लाहौर में स्थित है। और शाहजहां का आपके आगरा में। शाहजहां का आपके आगरा में। तो जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, 4, 3, 2, 1। बाबर का बाहर स्थित है काबुल, ये तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि बाबर का मकबरा बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसमें बोला सरसई नावर, समसपुर, रुद्रसागर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से पूछ रहा है कौन सा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसमें जो आपका रुद्रसागर है ये कहाँ स्थित है, त्रिपुरा में। रुद्रसागर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है हरियाणा में। ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो सरसई नावर झील और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका पहला और दूसरा ये करेक्ट ऑप्शन यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी किया गया। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, उसके साथ में इसका संबंध आपके करंट अफेयर से भी है। तो इसका सही उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। किसके द्वारा, आपके ILO द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा केवल एक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग ईयर। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका
आईएमएफ द्वारा ये रिपोर्ट आपकी आयोजित की जाती है। तो इसका भी आपका ऑप्शन होगा डी, ओनली 1। 61 है, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये आपका फिर से इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है, बिल्कुल सही है। लाइकेन अगर जरा सा भी, और लाइकेन किससे प्रभावित होते हैं आपके, ये प्रभावित होते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगला है, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। बिल्कुल गलत है। लाइकेन अगर किसी प्रदेश में आपके लाइकेन उगे हुए हैं और वहां पे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वहां के जो पहले से भी उपलब्ध लाइकेन है वो नष्ट होने लगते हैं, ना कि अच्छी तरह से उगते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका ये गलत होगा। तो 61 का। और अगर लाइकेन धीरे धीरे किसी जगह के लुप्त हो रहे हैं तो समझ जाइए कि वायु में धीरे धीरे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। फिर यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों, इधर कुछ दिवस दिए गए हैं, इधर आपके तारीख दी गई है। इसमें पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ओजोन डे कब होता है, 16 सितंबर। फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये कब होता है आपका, 5 जून को। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब होता है आपका, 22 मार्च को। तो इसमें जो सही है वो होगा पेयर 3 गलत है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका कब होगा, 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका कब होता है, 3 मार्च। सॉरी, केवल 3। ऑप्शन बी विल बी द ओनली 3। अगला है, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो ब्राजील के आपके भूमध्य रेखीय वर्षावन है उनको, जो बहुत अधिक घने पाए जाते हैं और ब्राजील के अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको सेल्वा कहते हैं। यहाँ गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहा जाता है। गहरे रंग की, काले रंग की वो नहीं होती है, वो किस कलर की होती है, रेड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा केवल 1। बी आपका गलत स्टेटमेंट होगा, बी गलत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके वित्त आयोग दिए गए हैं, इधर आपके अध्यक्ष हैं, उधर आपके वित्त आयोग दिए गए हैं और उसका कब कौन अध्यक्ष रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए। 11वें के आपके रहे प्रोफेसर AM खुसरो। 12वें के आपके रहे डॉक्टर DC रंगराजन। 12वें के आपके DC रंगराजन। आपके 13वें के रहे हैं डॉक्टर विजय L केलकर C। और आपके 14वें के रहे डॉक्टर VY रेड्डी। ये थोड़े उस टाइप के रटने वाले क्वेश्चन हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा। 3 1 4 2। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन आगे देखने को मिलता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट ए सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। निम्नलिखित में से कौन निर्धरता का सामाजिक संकेतक नहीं है। मतलब किसके आधार पर ये हम बोल सकते हैं कि इसके द्वारा हम आपकी निर्धनता को डिफाइन नहीं कर सकते। किसके द्वारा, पहला निरक्षरता बिल्कुल है, सुरक्षित पेयजल आपकी बेसिक नीड है, रोजगार के अवसर बिल्कुल। दूसरा घर का आकार, घर का आकार इसमें निर्धनता का सामाजिक संकेत नहीं है, घर आपके निर्धनता का सामाजिक संकेतक है, ना कि घर का आकार। रोटी कपड़ा मकान, मकान आपकी बेसिक नीड्स है, वो कितना बड़ा है ये बेसिक नीड्स नहीं है। भले चाहे आपके पास एक कमरा लेकिन छत है, तो होगा केवल 4। ऑप्शन बी केवल 4। उसके बाद आपका है, इधर लोकसभा है, इधर उनके अध्यक्ष के नाम दिए हुए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 11वीं लोकसभा के PM संगमा होंगे, 12वीं लोकसभा के GM आप बालयोगी होंगे, 14वीं लोकसभा के सोमनाथ चटर्जी होंगे और आपके 17वीं लोकसभा के ओम बिड़ला होंगे। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष आपके कौन होंगे, ओम बिड़ला, DAC
बी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। ये सब इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपको पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था वित्त आयोग के अध्यक्ष वाला आया था, ये वाला क्वेश्चन वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो कि प्योरली आपके रटने की पावर के ऊपर आधारित है। फिर अगला है एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1748 में कौन सी संधि हुई थी आपकी? एक्सला चैपल की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, ये बिल्कुल। तो आपका जो उत्तर होगा 1 और 2, अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया था और नॉर्थ अमेरिका में आपके जो अंग्रेजों ने जो प्रॉपर्टी छीनी थी वो फ्रेंच को वापस दे दी गई थी। और ये कहां हुआ था आपका? नॉर्थ अमेरिका में। जो फ्रेंच प्रॉपर्टी थी वो वापस फ्रेंच को दे दी गई और इंडिया में मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। तो 1 और 2 दोनों। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बुडापेस्ट, डेन्यूब रिवर, पोलोन आपका, राइन रिवर, तीसरा है आपका न्यू ऑर्लियंस, ये आपका मिसौरी के तट पर नहीं, ये कहां है? मिसिसिपी। डेन्यूब शहर आपका मिसौरी नदी के किनारे ना होकर के कहां स्थित है? मिसिसिपी। और हैदराबाद जो शहर है ये आपका कहां स्थित है? मूसी रिवर। हैदराबाद ये आपका मूसी रिवर के किनारे स्थित है, पलेरू की नहीं, मूसी रिवर। हैदराबाद आपका जो स्थित है ये मूसी रिवर के किनारे स्थित है। और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। कृष्णा ट्रिब्यूटरी और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मूसी, मिसौरी, मिसिसिपी और पलेरू आपका मूसी। और उधर लिखा हुआ है आपके कृष्णा नदी की। तो सही नहीं है। तो 3 और 4 आपके सही सुमेलित नहीं है। ओनली 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेकिंग सोडा की बात यहां पे हो रही है, कौन सा कथन सही है? या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बिल्कुल सही है। या अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शंस आपके पूरी तरीके से सही ऑप्शंस है, इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट पर द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, किसकी बात हो रही है? एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की बात हो रही है। वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो आपके केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा आपकी आयोजित की गई थी, इसीलिए आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ फजल अली आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? फजल अली आयोग में से निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? पहला है केटी शाह, दूसरा है के.एम. पडिक्कर, तीसरा है पी सीतारमैया, पट्टाभ सीतारमैया और चौथा है एच.एन. कुंजरू। तो जिसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, 2 और 4। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे सही होगा। आपके के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू आपके फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग कब बनाया गया था? 1953 में। कब बना था? फजल अली आयोग आपका कब बनाया गया था? 1953 में। फिर आपका 72वां क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
इसमें पूछ रहा है आपके सामने 4 कार्यक्रम दिए गए हैं, ये पूछ रहा है ये कब कब चलाए गए थे। तो पहला है अटल मिशन, ये आपका चलाया गया था 2015 का मिशन है ये। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ये आपका 2005 का जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ये आपका 2005 का है। तीसरा है आपका जल जीवन मिशन, ये तो आपको पता ही होगा 2000 कब का है। जल जीवन मिशन 2009 से संबंधित है, सॉरी जल जीवन मिशन आपका 2019 से संबंधित है। और आपका चौथा जो है शहरी राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावरण नीति, ये 2007 से, यहाँ पे इसको 2019 कर लीजिएगा, मोदी जी ने चलाया था। दो 2019। तो ये आपका कालक्रम है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे कालक्रम के क्वेश्चन देखे। अटल कायाकल्प आपका 2015 का है, जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी के नाम पर है, कांग्रेस की सरकार थी। 2005 जल जीवन मिशन मोदी जी ने चलाया। 2019 राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावरण नीति, जिसको किस नाम से बोलते थे, कॉलोनी के नाम से। और ये किसकी बात है, शहरी आवास की बात है। तो ये 2007 में चलाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला आपका केचुआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। केचुए जो होते हैं ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और इनको किसानों का मित्र भी कहा जा सकता है। अगला, केचुआ में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, ये आपका गलत है। केचुआ में 2 जोड़ी हृदय नहीं होते हैं। 2 जोड़ी हृदय अधिकतर किन में देखने को पाए जाते हैं, पक्षियों में। किसमें, पक्षियों में 2 जोड़ी हृदय देखने को पाए जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी, ओनली 1। फिर अगला क्वेश्चन है, आपके कालक्रम है, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपके सामने है नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर। उसका सही उत्तर होगा आपका सी, नामदेव आपके सबसे पहले। चौथे आपके जो कबीर है वो आपके निर्गुण शाखा से संबंधित है। पहला आपका नानक, फिर उसके बाद में आपके सबसे चैतन्य महाप्रभु देखने में मिलेंगे। तो जो इसका सही क्रम होगा वो होगा 3, 4, 1 और 2। नानक का कार्यकाल 1459 से 1539, 1400, और चैतन्य महाप्रभु का, नानक का कितना होगा, नानक का कितना होगा, 1468 से 1539। 1468 से 1539। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1500, चैतन्य महाप्रभु का 1486 से माना जाता है। उसके अलावा नामदेव का 1270 से, नामदेव कब से, 1270। नामदेव का कार्यकाल 12 से 70 तक। और जो कबीर के बारे में बोला जाता है, इनको 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी बोला जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो एग्जैक्ट ईयर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। पहला है अगुलहास धारा, दूसरा है ब्राजील करंट, तीसरा है हम्बोल्ट करंट, चौथा है कैलिफोर्निया करंट। तो इसमें जो आपकी जो अगलहास और ब्राजील, ये आपकी ठंडी धारा नहीं है, ये आपकी गर्म धाराएं हैं। अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशेनोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। तो अगलहास और ब्राजील ये ठंडी धाराएं नहीं है। हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया आपकी ठंडी धारा, ये दोनों आपके हॉट या वार्म ओशियन करंट, ये दोनों क्या है आपके वार्म ओशियन करंट्स। तो जिसका सही उत्तर होगा वो डी होगा, 1 और 2। अगला है बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
विच वॉज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें कह रहा है नीचे आपके बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये कौन से कथन आपके सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। इट मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है, बिल्कुल गलत है। बहुआयामी गरीबी किस चीज को नापता है कि गरीबी किन किन आयामों में, किन किन फील्डों में, किन किन क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिल सकती है, गरीबी के कितने रूप हो सकते हैं, कितने आयाम हो सकते हैं, ना कि ये $1 को डिफाइन करता है। तो ये आपका गलत है। तो जो सही उत्तर होगा ये होगा केवल 1। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। इधर एसिड है, इधर जिसमें एसिड नहीं पाया जाता या एसिड पाया जाता है, हमको गलत को देखना है। तो पहला लैक्टिक एसिड, तो ये किसमें पाया जाता है, दही में, दूध और उससे बनी हुई जितनी भी चीजें होंगी उसमें आपका कौन सा एसिड पाया जाएगा, ध्यान में हमेशा रखिएगा, लैक्टिक एसिड। दूसरा आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, अंगूर में। टार्टरिक एसिड आपका ग्रेप्स में पाया जाता है। इसी वजह से जो वाइन वगैरह आगे जाकर के प्योर अंगूर की बनती है उनमें आपका टार्टरिक एसिड उपलब्धता देखने को मिलती है। तीसरा आपका एसिटिक एसिड तो है पोटैटो में, तो आपका गलत है। एसिटिक एसिड पोटैटो में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है, आपका जैसे विनेगर हो गया, जो खट्टी चीजें होती हैं, और या फर्मेंटेड फूड, मेनली आप लोग उसको जानिए, खट्टे आपका जो फर्मेंटेड फूड होता है, फर्मेंटेड फूड, और सब में नहीं जो खट्टा होता है, जैसे एसिड, पिकल, अचार, आपका एसिटिक एसिड आपका उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा, ओनली 3। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था, बिल्कुल सही है। इट इज द स्प्रेड ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, ये भी आपका कथन पूरी तरीके से सही है। ये आपका दोनों इक्वेटर के दोनों साइड में फैला हुआ है, तो 1 और 2 दोनों आपकी ये कथन सही है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, और नीचे आपको कुछ युद्ध दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो पहले आपके बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई थी, बैटल ऑफ कन्नौज 1540, दौराह की 1532। उसके बाद आपका समूहगढ़ कहा जाता है, समूहगढ़ की कब हुई थी, 1658, और अगली है बैटल ऑफ चौसा 1539। समूहगढ़ वाली जो 1658 आउट ऑफ डेट है, तो दारा सिखों के बीच में हुई थी, और औरंगजेब ने दारा सिखों को हटाया, सिंहासन से हटाया था। तो जो उसका सही उत्तर होगा नंबर 2 सबसे पहले, उसके बाद में 4, फिर 1 3, 2 4 1 3, जो ऑप्शन डी होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके के आप लोगों ने देखा होगा कि काल क्रमानुसार को लेकर के इस बार आयोग ने काफी सारे क्वेश्चंस को पूछा है। फिर अगला है रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ये फिर आपका बायोलॉजी से भी इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक से भी, साइंस एंड टेक को करंट अफेयर्स का रिलेट करके पिछली बार जो भारत के आपके सौर मिशन थे, सौर मिशन या अंतरिक्ष मिशन थे, उनके बारे में पीछे क्वेश्चन आया था। तो पहला, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इसमें कह रहा रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, यह भी आपका पूरी तरीके से सही है। तो 1 और 2 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार, उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट और पत्रकार जर्नलिस्ट 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। तो आपका सही उत्तर होगा नीलांजना एस रॉय। नीलांजना एस रॉय
और यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है कि ये नॉवलिस्ट है और जर्नलिस्ट है, इसके अलावा ये कॉलमिस्ट भी है, उसके अलावा ये आपके कॉलमिस्ट भी हैं और इनके कई सारे COLUMNIST, ऊपर वाला साफ समझ में नहीं आ रहा था। उसके अलावा ये कॉलमिस्ट भी है। तो केवल 3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान सभा की समितियां है यहाँ पर, इधर आपके चेयरमैन ऑफ कमेटी है जो समितियों के अध्यक्ष थे। तो पहली आपकी संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी, इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी है आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, उसके बाद भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, सबको पता है। इसलिए उन्होंने ऑप्शन में तीनों सी को, उनको लग रहा था कि सबको पता होगा तो सी के लिए चारों में तीनों को रखा। अगला आपका फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जेबी कृपलानी का संबंध इनसे, कौन? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का संबंध आपके मौलिक अधिकार उपसमिति से है। तो यहां पे आपको ये ध्यान देना होगा, अब ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज्यादा फेमस थी और सबको पता है उसके अध्यक्ष अंबेडकर थे, तो आपको ऑप्शन सी के चारों में आपको तीसरा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको बाकी भी यहाँ पे पता होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति ए, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। चौथा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने 4 योजनाएं देखने को मिलती हैं। पहली है जवाहर रोजगार योजना, दूसरी है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, तीसरी है आपकी एकीकृत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और चौथी है आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब इस बार अगर हम देखें तो योजनाओं को लेकर भी आयोग के हम पिछले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और आयोग इस बार आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है योजनाओं को लेकर के। तो इसका जो आपके सामने सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 3 4 2 1। तो जो सबसे पहले इसमें आपकी आएगी जवाहर रोजगार योजना, ये 1989, 1982, 78 और 80। 1989 में आई थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, ये आपकी 1900 योजना 1982 में आई थी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपका कब आएगा? 1978 में आपका ये प्रोग्राम आएगा और 1980 में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देखने को मिलेगा। तो ये आपका सही ऑप्शन उसका हो जाएगा 3 4 2 1। सबसे पहले 1978 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे इस बार कालक्रम तो पूछ ही रहा है, उसके अलावा योजनाओं के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, उनको अटैच करके। और सिर्फ नई योजना ही नहीं, जो पुरानी योजनाएं हैं, पिछली बार में हम लोगों ने देखा जवाहर के बारे में पूछा था ऊपर के क्वेश्चन में, वैसे यहाँ भी जवाहर रोजगार योजना के बारे में पूछा है। तो पुरानी योजनाएं भी हमको देखने को मिल रही हैं। तो अब हमें सिर्फ नई योजनाएं पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पुरानी योजनाओं की भी डेट पता होनी चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन आयोग आगे भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? पहला है ललितपुर, दूसरा आपका सहारनपुर, तीसरा है आपका सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ललितपुर। इसका सही उत्तर होगा ललितपुर, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और ललितपुर सिर्फ झांसी ऐसा जनपद है जिसके साथ में
और अपनी सीमा साझा करता है। और बाकी चारों तरफ से किससे घिरा है? मध्य प्रदेश से। सिर्फ झांसी के साथ ही अपनी तो केवल एक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बार आप लोग देख सकते हैं पंचायती राज से भी अभी तक हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। विद रेफरेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, बिल्कुल सही है। और अगला है, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ द सीट्स रिजर्व 1/4 ऑफ द सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें कह रहा है जो टोटल सीटें होंगी उसमें से 1/4 सीटें आपकी SC और ST के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तो इसमें बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये दूसरा, इसमें जो 1/4 है, 1/4 नहीं रिजर्व होंगी, कितनी रिजर्व होंगी? 1/3, 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा केवल 2। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने देखे। इसके अलावा भी ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। हम लोग इसके जब तक जितने 150 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका आंसर डिस्कस कर लेंगे, पैटर्न समझेंगे, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, और आगे जो आयोग अपनी आने वाली परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है, उसकी रूपरेखा किस प्रकार की होगी, ये हम देखेंगे। आज की अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।